नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। ये तो देखा है कि कोई अपने घर को नए सिरे से बनाने के लिए कुछ समय के लिए घर छोड़कर किसी दूसरे मकान में रहने के लिए चला जाए, लेकिन ये कभी सुना तक नहीं कि युद्ध की तबाही से बर्बाद हुई अपनी सरजमी को नए सिरे से तैयार करने के लिए वहां के नागरिक अपने देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने एक विचार से ऐसा करने पर आमादा लग रहे हैं। इतिहास को नए सिरे से लिखने या कहीं बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनका हर हुक्म दुनिया में किसी को भी झुकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन फिलिस्तीनी इलाके गजा के पुनर्निर्माण के लिए वहां के लोगों के कहीं और चले जाने से जुड़े उनके विचार को सिरे से नकार दिया गया है। न सिर्फ गजा के लोगों द्वारा बल्कि फिलिस्तीन के आसपास इजराइल को छोड़कर उन सभी देशों द्वारा भी जो अमेरिका के मित्र रहे हैं। यह फिलिस्तीन का गाजा पट्टी इलाका जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो इलाका जो बीते 15 महीनों से इजराइल की बमबारी में बर्बाद हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के हथियारबंद हमास लड़ाकों ने अचानक किए एक हमले में इजराइल के 1200 लोगों की हत्या कर दी और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर ले गए। उसके बाद से ही हमास के पूरे नेटवर्क को तबाह करने के लिए इजराइल की सेना गजा पर अंधाधुंध बमबारी कर रही है। हमास के लगभग सभी बड़े कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। इन हमलों में करीब 50,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 18,000 से ज्यादा बच्चे हैं। इसका मतलब है कि करीब 23 लाख आबादी वाले गजा में हर 50 में से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद 1 लाख से ऊपर है। कई जानकार मानते हैं कि हताहतों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इन हालात के बाद दुनिया के तमाम देशों के दबाव में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिशें हुई, जो सिरे चढ़ी और 19 जनवरी को एक युद्ध विराम हुआ, जिसके तहत कुछ कैदियों की अदला बदली हुई। इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत जारी है, लेकिन इस बीच वॉशिंगटन के दौरे पर गए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के पुनर्निर्माण के नाम पर एक ऐसा विचार सामने रख दिया जो फिलिस्तीनी लोगों ही नहीं, आसपास के किसी देश को भी रास नहीं आ रहा। ट्रंप ने कहा, अमेरिका गजा को अपने हाथ में लेगा और फिलिस्तीनियों को दूसरी जगहों पर भेजकर असाधारण विकास की ऐसी योजना पर काम करेगा जो गजा के इस पूरे इलाके को दी रिवियरा ऑफ द मिडिल ईस्ट बना देगा, यानी पश्चिम एशिया का एक ऐसा रिजॉर्ट जैसा क्षेत्र जहां हर कोई आना चाहे। As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece, we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. ट्रंप के इस बयान ने जानकारों को हैरान कर दिया। हर किसी ने यही सवाल किया कि जिस जमीन को लेकर बीते 1.25 साल में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने जान गंवा दी है, उसे छोड़ने को वो कैसे राजी हो सकते हैं, भले ही वजह नए सिरे से पुनर्निर्माण क्यों ना हो। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ट्रंप के प्रस्ताव को शानदार बता रहे हैं। फॉक्स न्यूज को बुधवार को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि ये पहला अच्छा विचार है जो मैंने सुना है। Neighboring states, wealthy states would do it, but the actual idea of allowing first Gazans who want to leave. I mean, what's wrong with that? They can leave. They can then come back, they can relocate and come back, but you have to rebuild Gaza. If you want to rebuild Gaza, you can't have, this is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea. And I think it should be really pursued, examined, pursued, and done, because I think it will create a different future for everyone. तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के लोग पहले कहीं चले जाएं और बाद में वो लौट सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही सही, जाएं तो जाएं कहां। ट्रंप और नेतन्याहू को लगता है कि फिलिस्तीन के पड़ोसी देश मिस्र और जॉर्डन उन्हें अपने यहां जगह दे दें, लेकिन इन दोनों ही देशों ने इस विचार को खारिज कर दिया है। रविवार को काहिरा में 6 अरब देशों के मंत्रियों की बैठक में ट्रंप का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। मिस्र का कहना है कि उसके पास फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से विस्थापित किए बिना पुनर्निर्माण की स्पष्ट योजना है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा कि ट्रंप की योजना अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक गंभीर उल्लंघन होगी। दूसरे पड़ोसी देश जॉर्डन ने कहा कि वो फिलिस्तीनियों के अपने देश में ही रहने के हक में है। फिलिस्तीनी मुद्दे का हल फिलिस्तीन में ही है, जॉर्डन के लोगों के लिए है और फिलिस्तीन के लोगों के लिए। जॉर्डन इस इलाके में शांति के लिए अमेरिकी प्रशासन के साथ काम करने की राह देख रहा है।
उधर अमेरिका के एक और मित्र अरब देश सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना एक ऐसी बात है जिसे बदला नहीं जा सकता, जिससे हटा नहीं जा सकता। जिस हमास के खिलाफ इजराइल लगातार युद्ध छेड़े हुए है, उसने तो ट्रंप के विचार को अस्थिरता पैदा करने का एक जरिया बताया और कहा कि गजा के लोग कभी इस विस्थापन की इजाजत नहीं देंगे। वेस्ट बैंक की सत्ता पर काबिज फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नेता महमूद अब्बास ने भी गजा के लोगों को विस्थापित करने की किसी भी परियोजना की निंदा की और कहा कि गजा फिलिस्तीन राज्य का एक अखंड हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप के विचार को संयुक्त राष्ट्र ने भी कोई तवज्जो नहीं दी है, बल्कि इसकी आलोचना ही की है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि गजा से लोगों का जबरन विस्थापन जातीय सफाई के बराबर होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनियों के अधिकारों से जुड़ी एक कमेटी में कहा कि ये फिलिस्तीनी लोगों के इस मूल अधिकार को छीना नहीं जा सकता कि वो अपनी ही जमीन पर इंसानों की तरह रह सकें। उधर चीन ने फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालने के ट्रंप के विचार का विरोध किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बीजिंग फिलिस्तीन के लोगों के वैध राष्ट्रीय अधिकारों का समर्थन करता है। 加沙是巴勒斯坦人的加沙，是巴勒斯坦领土不可分割的一部分，不是政治交易的筹码，更不能成为弱肉强食的对象。 तो ट्रंप का बयान इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में दशकों से चली आ रही अमेरिकी नीति को पूरी तरह पलटता भी दिख रहा है। ट्रंप के बयान पर आई प्रतिक्रियाओं के बाद उनके कुछ बड़े सहयोगी उनका आशय समझाते दिखे या कहें कि कुछ पीछे हटते दिखे। बुधवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इस विचार का मकसद किसी के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि यह गजा को नए सिरे से बनाना और उसकी जिम्मेदारी लेना है। यह एक उदार पहल है। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण और मलबा हटाने के लिए फिलिस्तीनियों को अस्थायी तौर पर ही गजा छोड़ना होगा। इन तमाम विरोधों के बावजूद इजराइल लगता है ट्रंप की योजना पर आगे बढ़ने जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो गजा पट्टी के उन लोगों के जाने की एक योजना तैयार करें जो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गजा के लोगों को आने जाने और प्रवास की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन इजराइल शायद फिलिस्तीनी लोगों के अपनी जमीन को लेकर प्यार को कम आंक रहा है। ये गजा पट्टी की ताज़ा तस्वीरें हैं। गजा पट्टी के लोग अधिकतर अपनी जमीन से विस्थापन के डोनाल्ड ट्रंप के विचार को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो वहां से नहीं हटेंगे जहां उनके घरों को बर्बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पास गजा पट्टी के अलावा जाने को कोई जगह नहीं है और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से इसे फिलिस्तीनियों का इलाका माना है। ونقول لترامب لن نترك غزة ولن نترك شبر من غزة ولن نترك أرضنا ولن نبيع وطننا ونحن صامدون على هذه الأرض صامدون على هذه الأرض رغم الحصار رغم الألم. نرفض التأجير جملة وتفصيلا على الرغم من كل اللي صار يعني أصعب شيء بالنسبة لنا موضوع التأجير لأنه يعني حيكون شيء صعب جدا نكبة أكبر من نكبة ال 48 حتكون. يعني أنت حتطلع كمواطن بلا حقوق يعني حتطلع بلا شيء. طلعنا رفح وتشتتنا ورجعنا على دير البلح احنا تشتتنا واحنا كل يوم بمر علينا عذاب يعني هينا رجعنا الواحد هيو رجعنا على بيتنا بدنا نقعد في غرفة استصنعنا لنا غرفة. يعني احنا ضد هذا القرار والقرار يروح ينفذوا على اليهود ياخذوا اليهود عنده اذا بدهم اليهود ياخذوهم عندهم مش احنا هنا قاعدين. गजा में गूंज रहा नकवा शब्द क्या है जिसे लेकर लोगों के अंदर नए सिरे से आशंकाएं घिर आई हैं, बताएंगे आपको आगे। लेकिन पहले चलते हैं मध्य गजा में नुसैरत रिफ्यूजी कैंप में। यहां भी अपने घरों से बेघर फिलिस्तीनी लोग ट्रंप के विचार को सिरे से खारिज करते दिखे। साफ है फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन को किसी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उपग्रह के आंकड़ों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि बीते 15 महीने की इजराइल की बमबारी में गजा की करीब 70% इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं, रहने लायक नहीं रह गई हैं। इस बमबारी में 2,45,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गजा के उत्तरी इलाके में हुआ है, जिसे इजराइल की सेना ने अक्टूबर 2023 के बाद से ही खाली कराकर सील कर दिया था। वर्ल्ड बैंक ने बमबारी से 18.5 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया है। इन हालात में फिलिस्तीन का हर व्यक्ति अपने घर से बाहर है, अपने ही इलाके में शरणार्थी हो चुका है। गजा की 23 लाख की आबादी में से 90% लोग विस्थापित हैं।
वो किन हाल में रह रहे हैं उसके लिए आप ये तस्वीर देखिए। हम आपको खान यूनुस की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हजारों लोग अस्थायी टेंटों में रहने को मजबूर हैं। तेज हवाएं और बारिश उनके इन तंबुओं को उखाड़ देती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन लोग फिर जैसे तैसे मरम्मत कर उन्हीं में रहते हैं। कई बार लोग रात रात भर सो नहीं पाते। बीती रात भी यहां भारी बारिश हुई, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई, बच्चे डर के मारे रोते रहे। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करें। युद्ध विराम के कारण कुछ दिन से इजराइल की बमबारी बंद है, लेकिन मौसम की मार बनी हुई है। इसके बावजूद कोई गजा छोड़कर जाने को तैयार नहीं। लोगों का कहना है कि वो नहीं चाहते कि फिर से 1948 के नकबा जैसे हालात हों। नकबा का अर्थ है तबाही। क्या थी ये तबाही जिससे डर रहे हैं गजा के लोग, देखेंगे ब्रेक के बाद। अरबी भाषा में नकबा का अर्थ है कैटेस्ट्रॉफी यानी तबाही। गजा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद यह शब्द बार बार गजा के लोगों की जुबान से सुनाई दे रहा है। आखिर वो किस तबाही की आशंका से डरे हुए हैं, यह समझने के लिए हमें चलना होगा 77 साल पीछे 1948 में, जब अरब इजराइल युद्ध के दौरान भारी तादाद में फिलिस्तीनी लोगों को अपनी ही जमीन से बेदखल होना पड़ा। नकबा से पहले फिलिस्तीन एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक इलाका हुआ करता था, लेकिन 30 के दशक से जब फिलिस्तीनी इलाके में दुनिया भर से यहूदियों का आना शुरू हुआ तो अरबों और यहूदियों के बीच संघर्ष बढ़ने लगे। यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम हुआ, जिससे ज़ायनिस्ट आंदोलन तेज हुआ। ज़ायनिज्म यहूदियों का वो आंदोलन था जिसके तहत वो एक यहूदी देश बनाने के लक्ष्य के साथ फिलिस्तीन पहुंचने लगे। यहूदी इसे अपनी प्राचीन भूमि मानते हैं, यानी द लैंड ऑफ इजराइल। नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास किया जिससे फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक यहूदी और दूसरा अरब। इसके अलावा यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र प्रशासन के तहत रख दिया गया, लेकिन अरब देशों ने इस योजना को खारिज कर दिया, कहा कि यह अन्याय है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। लेकिन उधर यहूदी हथियारबंद संगठनों ने फिलिस्तीनी गांवों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे हजारों फिलिस्तीनियों को घर छोड़कर भागना पड़ा। यह इलाका पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1948 में ब्रिटेन की फौजों के जाने और इजराइल की स्वतंत्रता के ऐलान के बाद हालात युद्ध के हो गए। इजराइल की सेनाओं ने जोरदार हमले शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि फिलिस्तीन की आधी से ज्यादा आबादी को अपनी सुरक्षा के लिए स्थायी तौर पर विस्थापित होना पड़ा। दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों के पास आने और उनकी संपत्ति को लौटाने और मुआवजा देने का प्रस्ताव पास किया, लेकिन 75 साल गुजर जाने के बावजूद फिलिस्तीनियों को वो हक आज तक नहीं मिल पाया है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA के मुताबिक तब से ही 50 लाख फिलिस्तीनी पश्चिम एशिया के अलग अलग इलाकों में बिखरे हुए हैं और अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल द्वारा सेटलमेंट बनाए जाने, जबरन निकाले जाने, फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जे और उनके घरों को ढहाए जाने से उनका लौटना संभव नहीं हो पाया है। फिलिस्तीनियों के साथ इसी अन्याय और तबाही की याद में हर साल नकबा यानी उस तबाही की बरसी मनाई जाती है। यह शब्द फिलिस्तीनी लोगों के जहन में इतना गहरा गड़ा हुआ है कि गजा से बाहर जाने की बात से ही वो गुस्से से भर उठते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष को संक्षेप में कुछ नक्शों से भी समझा जा सकता है। करीब एक सदी पूर्व पहले विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन ने यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक देश बनाने का फैसला किया तो इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा गया। ब्रिटेन की सेनाओं ने 31 अक्टूबर 1917 के अंत में इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का 1400 साल का शासन खत्म कर अपना कब्जा जमा लिया। इस समय तक इस इलाके में यहूदियों की तादाद महज 6% थी। इसके बाद नाजी अत्याचार से डरकर दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन आने लगे। 1947 तक इस इलाके में यहूदियों की तादाद 33% हो गई। अपनी जमीन पर यहूदियों की बढ़ती तादाद के चलते 1936 से 1939 तक फिलिस्तीनियों ने कई विद्रोह भी किए। उधर यहूदी संस्थाओं ने फिलिस्तीन में अपनी प्राचीन भूमि को पाने के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंसा के इस दौर के बीच 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव से फिलिस्तीन को अरब और यहूदी देशों में बांटने का फैसला किया। 55% जमीन यहूदियों को दी गई, अरब लोगों को 45% जमीन मिली। यरूशलेम के प्रशासन को संयुक्त राष्ट्र ने अपने तहत रखा, लेकिन इस समझौते पर कभी अमल हुआ ही नहीं।
1948 में एक अलग देश इजराइल की स्थापना हुई। यहूदी देश बनाने के लिए लड़ रहे हथियारबंद लड़ाकों ने करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को उनके घरों, इलाकों से विस्थापित कर दिया। इसी को नखबा यानी तबाही कहा गया। ऐतिहासिक फिलिस्तीन के 78% इलाके पर यहूदियों का कब्जा हो गया। बाकी 22% को वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में बांट दिया गया। इस पूरे दौर में अरब देशों के साथ इजराइल की ठनी रही। इससे निपटने के लिए जून 1967 में हुए 6 दिन के अरब इजराइल युद्ध में बड़ी ही तेजी से कार्रवाई करते हुए इजराइल ने पड़ोसी देश मिस्र के सिनाई पेनिनसुला और सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा पूरे फिलिस्तीन पर भी कब्जा जमा लिया। करीब 3 लाख फिलिस्तीनी घर से बेघर कर दिए गए। 1982 में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला मिस्र को वापस कर दिया, लेकिन गोलान हाइट्स के एक बड़े हिस्से पर आज तक इजराइल का ही कब्जा है। 1993 में फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन के बीच ओस्लो समझौता हुआ, जिसके तहत 5 साल में शांति स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। पहली बार दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पहचान दी। 1995 में हुए दूसरे समझौते में वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सिर्फ 18% इलाके में शासन का प्रस्ताव दिया गया, क्योंकि पूरे वेस्ट बैंक पर इजराइल का ही कब्जा था। लेकिन ओस्लो समझौता धीरे धीरे टूट गया, क्योंकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल ने अपने सेटलमेंट बना दिए, जिनका फिलिस्तीनी अथॉरिटी विरोध करती रही, लेकिन वो आज भी बने हुए हैं। उधर गजा का क्या हाल हुआ और क्यों हुआ, यह आप बीते 15 महीने से देख ही रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की योजना ने गजा में नए सिरे से नाराजगी पैदा कर दी है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।